तो पहला सवाल में पूछा गया था कि बिंदुसार एक महान राजा खालिस्तान के पुत्र थे। तो बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और कब किया था? तो 321 ईसा पूर्व में किया था। और किसको हराकर किया था? तो नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके अलावा बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन जो अशोक था वह बहुत ही ज़्यादा महान और एक प्रसिद्ध शासक के रूप में उभरा था। तो आपको ध्यान रखना है कि बिंदुसार का पुत्र जो कि अशोक था। तो यहाँ पर पहला राजा कौन हुआ मौर्य वंश का? तो पहला राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा नंबर में हुआ यहाँ पर बिंदुसार और तीसरा नंबर में हुआ अशोक। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B खालिस्तान प्रदान करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 43B से सवाल पूछा गया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 43B जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 43B भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो वो भाग 4 में है। इसके अलावा यह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 43B है उसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा लागू किया गया था या फिर संशोधन करके लाया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2025 में BCCI के पोली उमरिगर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर को दिया गया था। तो 2025 में यहाँ पर पूछा गया है BCCI का जो पोली उमरिगर पुरस्कार होता है वह किस महिला को दिया गया था जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा स्मृति मंदाना को दिया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि गति का एसआई मात्रक और इसका विमीय सूत्र क्या है। तो गति का जो एसआई मात्रक है वह मीटर प्रति सेकेंड है। इसके अलावा जो विमीय सूत्र है तो यहाँ पर देख सकते हैं MLT है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जवाब दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ASCII का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। और आपको बता दूं कि यह कंप्यूटर पर टेक्स्ट दस्तावेजों को एनकोडिंग के लिए वर्णों के एक सेट को परिभाषित करने का एक तरीका है। यानी कि कंप्यूटर का लैंग्वेज तो वहाँ पर दूसरा होता है, तो इसी लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर में वर्ड को यहाँ पर एनकोडिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है। तो यहाँ पर पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, जो कि भारत की सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं जो चीन है और जो नेपाल है वह भारत के उत्तरी सीमा के साथ लगती है। इसके अलावा पाकिस्तान जो कि पश्चिमी सीमा के साथ लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की पूर्वी सीमा जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जैसे देशों से लगती है और जो कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन दिया जाता है तो आपको पहले बांग्लादेश को यहाँ पर सही करना होगा, नहीं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिया जाएगा, म्यांमार और भूटान, उसको भी आप सही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई पूछा गया है। तो एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है वह वाट प्रति वर्ग मीटर है। हालांकि जो ध्वनि का स्तर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक लघु गणक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 2025 में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो 2025 से एक सवाल पूछा गया था जो कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन जो कि इसरो के नाम से भी जानते हैं कि वरिष्ठ वैज्ञानिक
जो कि एक वैज्ञानिक है, वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा दीफू दर्रा, जो कि भारत का सबसे पूर्वी दर्रा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी दर्रा जो कि दीफू दर्रा है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो दीफू दर्रा है वह भारत का पूर्वी दर्रा है और यह कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह म्यांमार को जोड़ती है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इसरो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष का नाम बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा वी नारायणन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किए गए थे। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके अलावा इसरो का जनक किसे कहा जाता है, तो इसरो का जनक के रूप में विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसके अलावा विक्रम साराभाई जो कि इसरो का प्रथम अध्यक्ष भी थे, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाना पड़ता है, तो इसका जवाब हो जाएगा Ctrl+S को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा Ctrl+S। तो देख सकते हैं कि Ctrl+S जो कि शॉर्टकट की का एक शॉर्टकट कुंजी है और किसी मौजूदा फाइल को सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि 143 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की ओर संकेत करता है। इसका मतलब हुई है कि अनुच्छेद 143 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उससे सलाह ले सकते हैं। कोई भी अगर सार्वजनिक काम होगा या फिर कोई कानून होगा उस पर कोई निर्णय लेना होगा तो उससे सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खालिस्तान की मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन मदद करता है उनके शासन में, जिससे कि वह मौर्य समाज का, मौर्य राजवंश का स्थापना कर पाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त को और भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य के अलावा उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य के अलावा कौटिल्य नाम से भी उन्हें जाना जाता था। उनकी मदद से मगध के राजा जो कि नंद वंश के राजा हुआ करते थे, तो उस नंद वंश का राजा का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं, तो उस नंद वंश का आखिरी राजा रहता है धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त हरा देता है। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। नीचे में देख सकते हैं कि चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था, जो कि अर्थशास्त्र, राजनीति और शासन से संबंधित थी। तो अर्थशास्त्र में क्या देखने को मिलता है, तो उसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड और शासन से रिलेटेड बातें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जब हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो हम दूसरे जगह पर पेस्ट करते होंगे, दूसरे स्थान पर पेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की को दबाना पड़ता है, तो इसका जवाब हो जाएगा Ctrl+V को दबाना पड़ता है। ऑप्शन बी। तो आपको बता दूं कि कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के बाद उसे दूसरे जगह पर पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V को दबाते हैं, जो कि एक शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डॉक्टर सीवी रमन ने किसकी खोज की थी। तो डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि डॉक्टर सीवी रमन का पूरा नाम है और वे एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे।
और उन्होंने 1928 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन पर एक महत्वपूर्ण खोज की थी जिसे रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने इस खोज में पाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है, पारदर्शी का मतलब हो गया जिसका आर पार देखा जा सके, तो प्रकाश की कुछ मात्रा बिखर जाती है और उनकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने खोज किया था। इसके अलावा इस खोज के लिए डॉक्टर रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिससे वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था और यह 7वां संस्करण था। और यह कब से कब तक आयोजन किया गया था, तो 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर यमुना की एक सहायक नदी का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा चंबल नदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंबल नदी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। इसके अलावा यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा यमुनेत्री ग्लेशियर। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो कौन कौन सी हैं, तो चंबल के अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि बेतवा, केन और सिंध जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था वह कब अस्तित्व में आया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 जून 1993 ईस्वी में आया था, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था वह 1 जून 1993 में लागू हुआ था। और इस संशोधन में क्या किया गया था, तो इस संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों जो कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उन्हें संविधान के भाग 9A में शामिल किया गया है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा। तो वीडियो और जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।